नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज के टॉपिक में अगली क्लास में सेकंड क्लास है ये। इस क्लास में अब आपको 73वें संविधान संशोधन का विस्तृत वर्णन बताने जा रहा हूँ। 73वां संशोधन, 73वां संशोधन देखिए, अधिनियम वर्ष 1992। अगली बात, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। भाग 9, अनुसूची 11वीं, विषय संख्या 29। स्तर कितने? 3। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कितने स्तर हो गए? 3। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल्स की। देखो एक बार, अधिनियम वर्ष 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। भाग है इसका 9, अनुसूची 11वीं, विषय 29, स्तर कितने? 3। 24 अप्रैल को क्या होता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्या होता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। अब हम बात करते हैं इसमें अनुच्छेद। इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसके अनुच्छेद हैं 243 कैसे अणे तक। 243 कैसे कहां तक है? अणे तक। कुल हो गए कितने? 16। कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 16। ये तो है कौन सी व्यवस्था के? ग्रामीण पंचायत राज को रिलेट करने वाले आर्टिकल ग्रामीण पंचायती राज। अब अंग्रेजी में इनकी बात करें तो इंग्लिश में इनको बोलेंगे अनुच्छेद 243 कैसे अणे 243 ए से ओ तक। ए से कहां तक? ओ तक। ये ग्रामीण पंचायत राज के अनुच्छेद हैं। इसी के साथ मैं आपको साथ में जोड़ के नगरीय वाले में बता देता हूं। नगरीय अनुच्छेद, नगरीय अनुच्छेदों की बात की जाए तो इसके आगे आगे बढ़ जाओ। 243 तय से ये 6 तक, तय से ये 6 तक। 6 छतरी वाला है। और 243 पी से जेड जी तक। पी से कहां तक हो गया? जेड जी तक। इस तरह से ग्रामीण वाले अनुच्छेद 243 कैसे आना तक कुल हो गए 16 अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। और नगरीय वाले अनुच्छेद मैंने साथ में जानकारी के लिए बता दिए। इनकी संख्या कितनी है? 18। इनकी संख्या कितनी? 18। इनकी संख्या कितनी? 16। तो इसमें 243 को अलग काउंट करना। उसके बाद ए से लेकर ओ तक 15 हो गए। एक इंडिविजुअल खुद अकेला 243 हो गए। तो 243, उसके बाद काउंट करेंगे 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। इस तरह 16 अनुच्छेद होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा अधिनियम वर्ष 92 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। भाग 9, अनुसूची 11वीं, विषय 29, स्तर कितने? 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करता पहला राज्य मध्य प्रदेश। 73वें संशोधन को लागू करता प्रथम राज्य
लागू करता प्रथम राज्य कौन सा भाई? मध्य प्रदेश। एमपी इज फर्स्ट स्टेट, मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने इसको लागू किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं। यहाँ देखो मैंने आपको बताया, इसके आर्टिकल बता दिए, आर्टिकल पे चर्चा कर लिया अपन ने। अब इसके पश्चात हम जिन बिंदुओं के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु क्या आएगा? अब यहाँ पर एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, पंचायती राज 73 संशोधन के संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें इसमें, मैं एक टेबल बना के आपको समझाऊंगा इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो कोशिश करूंगा कि आप जो है इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ। क्रम, स्तर, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र कार्यकाल, बैठक और जनसंख्या। देखिए यहां सबसे ऊपर देखिए, यहां ये है दोस्तों क्रम, स्तर, सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र प्लस कार्यकाल, बैठक और जनसंख्या, बैठक और जनसंख्या। देखो क्रम 1 2 3, क्रम हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद। सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत में कौन होता है? बीडीओ। यहां पर बीडीओ, यहां पर सीईओ। यहां बात की जाए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। यहां पे खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। यहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी
अधिकारी। जनता का प्रतिनिधि कौन होगा? सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख। सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख। सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? ये जनप्रतिनिधि की शपथ है, और जनप्रतिनिधियों का ही क्या है ये जनप्रतिनिधियों की शपथ है, और ये जनप्रतिनिधियों का ही क्या है? त्याग पत्र। तो ये जो है जनप्रतिनिधियों की क्या है? ये शपथ, इन्हीं का क्या है? ये त्याग पत्र। तो जनता के प्रतिनिधियों को शपथ कौन दिलाएगा, यानी सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छी चीज है, गंभीर चीज है। जनता के प्रतिनिधि को शपथ यानी सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? RO, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाएगी। फिर आता है पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान। प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। फिर हम बात करते हैं जिला परिषद। जिला परिषद के जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाएगा? जिला प्रमुख को शपथ दिलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? BDO। और प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त। न्यूनतम उम्र कितनी? सभी में 21 वर्ष। सभी में 21 वर्ष। सभी में 21 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। बैठक 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार। ये होगी एक माह में। इसकी हो गई बैठक 3 माह में एक बार। 3 माह में एक। अब बात करते हैं किसकी? जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो यहां पे तीन हजार बराबर 9 पंच। उसके बाद 1000 बराबर 2 पंच। अब आगे भविष्य में कितने होंगे? ये 2019 से 5 पंच। ये बात पे आपको ध्यान रहे, 2019 से कितने होंगे? 5 पंच। उसके बाद पंचायत समिति में 1 लाख 1 लाख बराबर 15 सदस्य, और 15,000 बराबर 2 सदस्य। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं 4 लाख बराबर 17 सदस्य। उसके बाद 1 लाख बराबर 2 सदस्य। 1 लाख बराबर कितने? 2 सदस्य। अब अपन इसको बेहतरीन तरीके से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं, यहाँ पे सबसे प्रमुख तथ्य आता है सामने, वो आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 3 इसके स्तर हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
अब इसके पश्चात हम बात करें सरकारी अधिकारी, तो सरकारी अधिकारी यहां पर कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर की बात की जाए, सरकारी अधिकारी की बात की जाए तो यहां पर कौन हो गया? बीडीओ, यहां पर बीडीओ, यहां पर सीईओ। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जन प्रतिनिधि, यहाँ पे सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख। शपथ कौन दिलाएगा सरपंच को? निर्वाचन अधिकारी। सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? निर्वाचन अधिकारी, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। यहां पर कौन? बीडीओ, यहां पर कौन? सीईओ। उसके बाद सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? बीडीओ को। जिला प्रमुख अपना प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा? संभाग के आयुक्त को। न्यूनतम उम्र कितनी? 21/5, 21/5, 21/5। बैठक 15 दिन में एक बार। राजस्थान में 5 और 20 तारीख को बैठक होती है। एक माह में एक बार, पंचायत समिति की 1 महीने में एक बार, और जिला परिषद की 3 माह में एक बार। इस तरह से इसकी एक वर्ष में कितनी? एक वर्ष में इसकी 24, एक वर्ष में इसकी 12, एक वर्ष में इसकी 4 बैठक होती है। 3000 की जनसंख्या है तो एक ग्राम पंचायत बन जाएगी। इससे समझ लो आप, 3000 की जनसंख्या है तो क्या बन जाएगी? एक ग्राम पंचायत। में कितने पंच होंगे? कितने वार्ड होंगे? 9। कितने वार्ड होंगे? उसमें 9 वार्ड होंगे। उसके बाद है 1000 की जनसंख्या है, उसके बाद में 1000 पर 2 पंच बन जाएंगे। फिर 1 लाख से 15 सदस्य, 1 लाख पर कितने? 15 सदस्य पंचायत समिति में, और 15,000 पर 2। उसके बाद जिला परिषद में 4 लाख पर 17 सदस्य, उसके बाद 1 लाख की जनसंख्या बढ़ जाएगी, 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। मतलब ये हुआ कहने का, अगर 3,999 सदस्य हैं तो मेंबर कितने होंगे? इसमें 9 ही रहेंगे। कंप्लीट 4000 होने चाहिए, 1000 संख्या बढ़ेगी तभी वो सदस्य बढ़ेंगे। इस तरह से ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अपने को सदस्यों का संदर्भ और समझना चाहिए, सदस्यों की बात को और जानना चाहिए। अब देखो सदस्यों की बात को किस तरह समझ सकते हैं अपन। यहां सदस्यों की बात को अगर देखा जाए, मेंबर्स की बात को अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वार्ड पंचों के द्वारा अपना त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? वार्ड पंचों के द्वारा अपना रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र वार्ड पंचों के द्वारा अपना त्यागपत्र बीडीओ को दिया जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र जो है किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र देने वाले हैं किसको? पंचायत समिति के प्रधान को। और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को। तो ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच होते हैं, वो अपना त्यागपत्र बीडीओ को देंगे। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे। और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देंगे। अब यहां मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, इसी के साथ में अविश्वास प्रस्ताव देखेगा। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों पद ग्रहण से 2 वर्षों तक, पद ग्रहण से 2 वर्षों तक, कार्यकाल के अंतिम वर्ष में, कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। पद ग्रहण से 2 वर्षों तक और कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता पद ग्रहण से 2 वर्ष और कार्यकाल के अंतिम वर्ष में। इसको ऐसे समझो, आप सरपंच बने 2011 में, 11, 12, 13, 14, 15, तो पद ग्रहण से 2 वर्षों तक 11, 12 में नहीं आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। उसके बाद में है पहलकर्ता, अविश्वास प्रस्ताव में पहलकर्ता। अविश्वास प्रस्ताव में पहलकर्ता जो होंगे, अविश्वास प्रस्ताव में पहल करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे? अविश्वास प्रस्ताव में पहल करने वाले व्यक्ति होंगे पंच। कितने? 1/3। इसके पश्चात
यह प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित निकाय में रिलेटेड इंस्टीट्यूट संबंधित निकाय में पेश करवाया जाएगा। रिलेटेड इंस्टीट्यूट में इसको प्रेजेंट करवाया जाएगा, पेश करवाया जाएगा। वहां यदि 3/4 बहुमत से पारित 3/4 बहुमत से ये पारित हो जाता है, 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है, तो ऐसे में उसे पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में उसको क्या किया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में उसको पद से हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद 6 माह में रिक्त पद पर 6 महीने में रिक्त पद पर, जो खाली पद है उस पद के पर 6 महीने में रिक्त पद पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव शेष अवधि के लिए होगा, बची हुई अवधि के लिए होगा, शेष अवधि के लिए उपचुनाव संपन्न होगा। जैसे सरपंच 11 में बना, 12 में रहा, 13 में हटा दिया उसको, तो 14-15 रह गया या 13 का बचा समय रह गया, तो इस दौरान 2.5 साल रह गए, तो 2.5 साल के लिए नया सरपंच बनेगा, नहीं कि पूरे 5 साल के लिए। और यदि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यदि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यदि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो भविष्य में 1 वर्ष तक, तो भविष्य में 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। तो फ्यूचर में कितना साल नहीं आएगा? 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। फ्यूचर में 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। मतलब सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया और वो पारित नहीं हो पाया, तो फिर फ्यूचर में 1 साल नहीं आएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव किस किस को हटाने के लिए लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव किस किस को हटाने के लिए लाया जाता है, ये बात भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। देखो, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और सबसे मुख्य बात आप ध्यान रखना इसमें, अविश्वास प्रस्ताव इस स्थिति के अंतर्गत कार्यकाल के आरंभ के 2 वर्ष में नहीं आता। इसका मतलब कार्यकाल के आरंभ के 2 वर्ष में क्या सरपंच करप्शन करता रहेगा? क्या प्रधान करप्शन करता रहेगा? क्या जिला परिषद का जो अधिकारी है, कौन, जिला प्रमुख, क्या वो करप्शन करता रहेगा? नहीं। यदि कार्यकाल शपथ ग्रहण के बाद, एक बात और ध्यान रखो, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के बाद 30 दिन तक शपथ नहीं लेता है, तो वो पद रिक्त माना जाएगा। 30 दिन के भीतर शपथ लेना जरूरी होती है। और शपथ लेने के बाद यदि वो प्रथम दृष्टा पहली नजर में यदि वो दोषी पाया जाता है, प्रथम दृष्टा पहली नजर में यदि वो दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो जो है वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, तो पहली नजर में तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको जो है तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन पद से हटाने का मतलब ये नहीं कि उसको परमानेंट हटा दिया। अब जांच होगी, जांच में अगर वो सही पाया गया तो पद पे रह जाएगा, मैंने गलत बोल दिया, पद से नहीं हटा जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद पड़ताल होगी, उसके बाद को आगे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की यह गतिविधि कार्य करती है, यह काम आगे बढ़ता है। इस तरह से यह कार्य लागू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अब इसके पश्चात जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल, इसको हम समझेंगे कार्यकाल। कार्यकाल 5 सभी संस्थाओं में 5 वर्ष निश्चित। सभी संस्थाओं में कितना निश्चित है? 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित है। और 5 वर्ष से पूर्व किसी कारण से पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव संपन्न हो जाए। चुनाव संपन्न हो जाएगा। कितने महीने के भीतर? 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा। यदि कोई सदस्य पंचायत की लगातार 3 बैठकों में बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो 3 माह अनुपस्थित रहता है या निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से 3 माह के भीतर यदि पद पर शपथ नहीं लेता है तो ऐसे में सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि लगातार 3 बैठकों अनुपस्थित रहता है, या 3 माह अनुपस्थित रहता है, 3 माह अनुपस्थित रहता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। अनुपस्थित रहता है और निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से यदि वो 3 महीने तक शपथ नहीं लेता है तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि 30 दिन, तो आरंभ के प्रावधानों में तो 3 महीने था, वर्तमान के प्रावधानों में कितना है इसका? वर्तमान के प्रावधानों में 30 दिन का है कि 30 दिन तक उसको शपथ के भीतर उसको शपथ लेनी होती है, अन्यथा उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। इस तरह से इसकी ये आधारभूत कार्य प्रणाली काम करती है। इसका जो बेसिक तरीका है ये काम करता है। अब हम इसमें देखते हैं इसका आरक्षण। अब हम इसका क्या देखेंगे दोस्तों? आरक्षण के प्रावधान कि आरक्षण किसके क्या प्रावधान है, आरक्षण किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से लागू होता है। देखिए, महिलाओं के लिए आरंभ में, महिलाओं के लिए आरंभ में 1/3 आरक्षण था। 1/3 आरक्षण। वर्तमान में 50%। वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षण की स्थिति क्या है? 50%, 50% है। तथा इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो यहां सबसे मुख्य बात जानिएगा क्या है कि 25 अगस्त 2009, 25 अगस्त 2009, 25 अगस्त 2009 को राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में 21 से 35 वर्ष के 21 से 35 वर्ष के युवाओं 21 से 35 वर्ष के युवाओं हेतु सामान्य वर्ग के लिए
युवाओं हेतु सामान्य वर्ग के लिए एक सीट। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीट है भाई? सामान्य वर्ग के लिए एक सीट। किसमें से? 5 में से। 5 में से एक सीट। और ST SC OBC के लिए 3 में से एक सीट आरक्षित। ST SC OBC के लिए 3 में से एक सीट आरक्षित की गई। ये युवा आरक्षण है। 3 में से कितनी सीट? एक सीट इसमें रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है। और पंचायती राज नियम 1994 की धारा 6 और 7 में परिवर्तन किया गया। पंचायती राज नियम 1994 की धारा 6 व 7 में परिवर्तन किया गया। 6 और 7 में इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन की बात करो और व्यापकता से बात करो तो यहां पे ST SC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ST SC को जनसंख्या के अनुपात में इसमें आरक्षण दिया गया है। और OBC को 21% आरक्षण औसत बनता है। ये ध्यान रखना, ST SC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ये किसकी सिफारिश थी? ये किसकी रिकमेंडेशन थी? ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश। अशोक मेहता समिति की सिफारिश। अब इसके पश्चात इसके आने अगली जो क्लास है उसमें क्या क्या बातें होंगी? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, उसके बारे में पूरा विस्तार पढ़ेंगे। इसके पश्चात वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, उसमें कोरम कितना होता है, उसकी क्या कार्यप्रणाली होती है, कैसे बैठकें होती हैं, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, बैठकों का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इनकी आय के स्रोत क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, किन किन कामों को लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपने त्रिस्तरीय ढांचे के तहत कार्य प्रणाली को संचालित और संपादित करती है। इसके पश्चात जिला आयोजना समिति पढ़ेंगे, राजस्थान की समितियां पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी समिति बनी, राजस्थान के विशेष आंकड़े पढ़ेंगे, राजस्थान के पंचायत राज का इतिहास पढ़ेंगे। इसके पश्चात आगे वाली क्लास में ये सब होने वाला है। और आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं साथी, वो अगर चाहते हैं मेरे माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मेरे ऐप का नाम है निरंजन सर पॉलिटी। निरंजन सर पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं ऐप में, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई भी छात्र जिसको भी लगता है कहीं पर भी मेरी क्लास में कोई कमी लगती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्होंने मेरा कोर्स खरीदा है उन छात्रों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि इस बात को हर व्यक्ति जितना जल्दी स्वीकार कर ले कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उतना ज्यादा बेहतर वो जो है धीरे धीरे उजला होता चला जाता है, अपनी कमियों को दूर करता हुआ चला जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी कमियां बताएं ताकि मैं उनको जो है ठीक कर सकूं। तो मेरा जो नंबर है वो है 9252033384, 9252033384। इसके अलावा अगर मेरी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पुस्तक पढ़ें, अग्रिमा पब्लिकेशन भारतीय संविधान। अग्रिमा पब्लिकेशन भारतीय संविधान, निरंजन शर्मा मेरा नाम है, भारतीय संविधान। आप गूगल पर भी डालेंगे अग्रिमा पब्लिकेशन, मेरी किताब की फोटो आ जाएगी। और किसी को मंगवानी है ऑनलाइन तो इसी नंबर पे आप संपर्क कर लें, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब ये नंबर कोरियर पर्सन को जो किताब भी भेजते हैं वो ऑपरेट करते हैं फ्लिपकार्ट से, जैसे भी वो आपको भेज देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अपन अगली क्लास में नेक्स्ट आंकड़े देखेंगे। धन्यवाद।